हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का 7वां क्लास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हिंदी मीडियम का बैच है और क्लास 7। तो पिछले क्लास में हमने आवेश संरक्षण के सिद्धांत के बारे में बात किया था कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत के हिसाब से हम कह सकते हैं कि सर आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका एक पिंड से दूसरे पिंड पर स्थानांतरण किया जा सकता है। और इसके लिए एक हमने उदाहरण लिया था आयनीकरण क्रिया का, जिसको आपने समझा होगा। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हुए हम आगे का उदाहरण लेंगे, ध्यान दीजिए। तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत में हमने पढ़ा था कि होता है ना नष्ट होता है, यह हमेशा सदैव अचर रहता है। तो कैसे अचर रहता है इसको थोड़ा समझते हैं। हमने बोला था कि अगर मेरे पास दो पिंड है, पिंड ए है और पिंड बी है, ओके। तो हमने देखा पिंड ए के पास 50 इलेक्ट्रॉन और पिंड बी के पास 20 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं। अब हमने बोला कि इन दोनों को एक साथ रगड़ दिया जाए, आपस में इन दोनों को एक साथ संयोजित कर दिया जाए। तो जब इन दोनों को आपस में संयोजित कर दीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होगा कहां से, हाई से लो की ओर, ऐसे होगा। जो ज्यादा है कम वाले को देगा। ये कब तक देगा, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करना शुरू किया तो कुछ देर पश्चात हमने देखा कि ये 35 इलेक्ट्रॉन हो गया और ये 35 इलेक्ट्रॉन हो गया। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कब तक होगा, जब तक कि दोनों आवेश में बराबर ना हो जाए। अब ये बताइए कि ए ने कितना आवेश का त्याग किया है, तो 50 था 35 हो गया। तो आपने बोला कि सर 15 इलेक्ट्रॉन तो दे दिया। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है, निगेटिव होता है। बिल्कुल सही है। तो अगर इस पे आवेश के टर्म में हम बात करेंगे, क्लियर है, तो ये डोनर है तो कितना इलेक्ट्रॉन दिया है, 15। तो आप बोलेंगे 15 प्लस होगा, 15 माइनस होगा। ये आयनीकरण के पश्चात हो गया। ये पहले का, ये बाद का दृश्य है। ये आप इनिशियल बोलेंगे, इनिशियल पहले का दृश्य है और ये संपर्क कराने के बाद का दृश्य है। तो अब बताइए कि अगर हम बात करें कि सर इस स्थिति में पहले इलेक्ट्रॉन कितना था ए और बी के पास, तो ए के पास 50 इलेक्ट्रॉन और बी के पास 20 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना था, कुल आवेश कितना था, तो कुल आवेश 50-20 कितना हुआ, 70 हुआ। तो टोटल 70 था। और बाद में ये दोनों के संपर्क के बाद ए के पास कितना है, 35 इलेक्ट्रॉन है, बी के पास कितना है, 35 है। तो टोटल कुल आवेश कितना हो गया हमारा, तो 35-35 70। अब आप खुद देख लीजिए कि ये आयन के पद में नहीं था, अब ये आयन के पद में है। ये भी आयन के पद में नहीं था, अब आयन के पद में है। क्लियर है? लेकिन क्या इनके इलेक्ट्रॉन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हुआ है, तो बिल्कुल नहीं। पहले भी 50-20 70, अभी भी 35-35 70। तो आप कह सकते हैं कि सर अगर कोई पिंड किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है तो हो सकता है कि उसका स्वरूप बदल जाए, हो सकता है कि उसका रासायनिक गुण बदल जाए, परंतु उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या सदैव अचर रहती है। अर्थात कि रासायनिक अभिक्रिया से पहले उस तत्व के पास जितना इलेक्ट्रॉन था, रासायनिक अभिक्रिया के बाद भी उस तत्व के पास उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसी को आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहा जाता है। ओके, तो आपने देखा कि सर पहले भी 70, अभी भी 70। हम किए क्या, तो हम केवल इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरित कर दिए, ना कहीं उत्पन्न हमने किया, ना कहीं हमने नष्ट किया। ओके, तो ये हमारा प्रीवियस क्लास में बताया जा चुका था, जो कि 5 नंबर पॉइंट में था। आज हम लोग 5 नंबर पॉइंट का सेकंड एग्जाम्पल नाभिकीय विखंडन देखेंगे। तो चलिए समझते हैं।
नाभिकीय विखंडन। आप उदाहरण के तौर पर इसको समझ सकते हैं या लिख सकते हैं। ये आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे बात हो रहा है। तो 5 नंबर पॉइंट में ये दूसरा एग्जांपल है हमारा। कल 1 नंबर आयनीकरण अभिक्रिया हुआ था, दूसरा है नाभिकीय चलिए तो इसको समझते हैं। ये हमारा आवेश संरक्षण सिद्धांत का दूसरा उदाहरण है नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। तो यहाँ पर हमने देखा कि सर जब भारी नाभिक पर, जिसको यूरेनियम 235 कहा जाता है, किसी मंदगामी न्यूट्रॉन से आघात कराया जाता है तो यह वेनेडियम, क्रिप्टॉन और 3 मंदगामी न्यूट्रॉनों में टूटता है, विखंडित होता है एवं इसके साथ प्रचुर मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। यह ऊर्जा उष्मा के रूप में भी हो सकता है, यह ऊर्जा तरंग के रूप में हो सकता है, जिसको रेडिएशन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर हमने बोला कि यह यूरेनियम 235-92 पर मंदगामी न्यूट्रॉन की बमबारी के फलस्वरूप होने वाली विखंडन अभिक्रिया है। विखंडन मतलब टूट जाना, विखंडित हो जाना। तो आप देख सकते हैं कि पहले था यूरेनियम और टूटने के बाद बन गया क्रिप्टॉन और वेनेडियम, तो हमको नया एलिमेंट प्राप्त हुआ है। तो हमने देखा कि सर यहाँ पर विखंडन के पूर्व कुल आवेश का संख्या बताइए। तो ये विखंडन के पूर्व का दृश्य है। आप देख सकते हैं कि विखंडन के पूर्व यूरेनियम है, तो यूरेनियम का जो परमाणु संख्या होगा यही इलेक्ट्रॉनों का संख्या होगा। तो यूरेनियम के लिए कितना लेंगे, इलेक्ट्रॉनों का संख्या 92, और न्यूट्रॉन जो होता है आवेशहीन कण होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ 0 लिखा हुआ है, तो इसके लिए 0। तो 92 और 0 कितना हो गया, 92 इलेक्ट्रॉन। तो ये विखंडन के पहले का दृश्य है। विखंडन के बाद हमने देखा कि वेनेडियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन का उत्पत्ति हुआ है। विखंडन के पश्चात कुल आवेश, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 56 इलेक्ट्रॉन है वेनेडियम के पास, 36 इलेक्ट्रॉन है क्रिप्टॉन के पास, और ये जो न्यूट्रॉन है ये उदासीन कण है, इस पर आवेश देख सकते हैं 0 है, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको हमने 0 लिया। दोनों को ऐड करने के पश्चात कितना इलेक्ट्रॉन मिला, 92 इलेक्ट्रॉन। तो आपने देखा कि सर विखंडन के पूर्व इलेक्ट्रॉनों का संख्या 92 और विखंडन के पश्चात इलेक्ट्रॉनों का संख्या 92। तो जितना पहले आवेश था उतना ही बाद में आवेशों का संख्या है। तत्व नया बना है, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात पहले यूरेनियम से वेनेडियम क्रिप्टॉन बन गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनों का संख्या दोनों स्थिति में क्या है, एक समान है। पहले भी 92 था, अब भी 92 है। तो आप कह सकते हैं कि सर प्रारंभिक आवेश अंतिम आवेश के बराबर है, अर्थात यह जो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया है यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। इसको हमने देखिए शब्दों में कैसे लिखा है, अतः यह क्रिया आवेश के संरक्षण नियम की पुष्टि करता है। ओके, तो इसको लिख लेंगे। चलिए तो आगे समझते हैं। आगे 3 नंबर पॉइंट में पढ़ना है युग्म विनाश के बारे में, जिसको एनिहिलेशन कहा जाता है। तो आते हैं 3 नंबर पॉइंट में। तीन नंबर पॉइंट, ये 5 का ही 3 है, इसको बोलते हैं युग्म विनाश। युग्म विनाश, इसको एनिहिलेशन के नाम से जाना जाता है। एनिहिलेशन कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, नाम से ही स्पष्ट है कि सर युग्म मतलब 2 हुआ एलिमेंट, और विनाश मतलब
कि सर इसका मतलब कि दो एलिमेंट आपस में टकराकर एक दूसरे को नष्ट कर लिया, समाप्त कर लिया, तो बिल्कुल सही, यही हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसको एलिमिनेशन के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि एनिहिलेशन लिखा हुआ है। ओके, इसको लिखते हैं। जब तो चलिए समझते हैं युग्म विनाश। तो हमने बताया कि युग्म मतलब जोड़ा होता है, पेयर होता है। तो यहाँ पर दो एलिमेंट है, दो तत्व है जो एक दूसरे से टकराने वाले हैं और एक दूसरे को नष्ट करने वाले हैं। ओके, इसको इंग्लिश में एनिहिलेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे कौन यहाँ पर टकराने वाला है, तो एक इलेक्ट्रॉन तथा इसका प्रतिकण एक पॉजिट्रॉन। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये पॉजिट्रॉन क्या है, तो पॉजिट्रॉन जो है एंटी पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन का, जिस पर इलेक्ट्रॉन के बराबर ही आवेश होता है, लेकिन वो प्लस में रहेगा। प्लस 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और बाकी जितना गुण है सब इलेक्ट्रॉन के जैसा होता है पॉजिट्रॉन के पास। ओके, आगे पढ़ने के लिए मिलेगा आपको। तो हमने बोला कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन, ये पॉजिट्रॉन का सिंबल है, ये दोनों जब आपस में टकराते हैं तो टकराने के पश्चात दो गामा किरण का उत्पत्ति होता है। तो यहाँ लिख ले रहे हैं कि ये क्या है, तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये पॉजिट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, और ये क्या है, तो गामा किरण है। और गामा किरण जो होता है यह आवेशहीन होता है। गामा किरण जो होता है आवेशहीन होता है। हो गया। अब समझिए कि सर युग्म विनाश के पहले इलेक्ट्रॉन कितना है और युग्म विनाश के पश्चात कितना इलेक्ट्रॉन है। तो यहां पर लिखते हैं, युग्म विनाश के पूर्व आवेश। तो ध्यान देंगे युग्म विनाश, एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन आपस में उल्टा डायरेक्शन में है। जैसे हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान देंगे इधर से एक पॉजिट्रॉन आ रहा है, इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, आपस में जब टकराया तो टकराने के पश्चात एक विस्फोट होता है। क्लियर है। और यह विस्फोट तरंग उत्पन्न करता है और वह विद्युत चुंबकीय तरंग होता है जिसको गामा किरण के नाम से हम जानते हैं। और गामा किरण जो होता है एक आवेशहीन तरंग है, इसलिए गामा किरण जो है यह विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र किसी में भी विचलित नहीं होता है। तो याद रखेंगे ये चीज कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन एक दूसरे से टकराते हैं, एक दूसरे पर आघात होता है इनका, तो एक विस्फोट होता है और उस विस्फोट के दौरान एक तरंग उत्पन्न होता है जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय तरंग, और ये तरंग कौन है, गामा किरण है। तो युग्म विनाश के पूर्व आवेश, तो युग्म विनाश के पहले का ये दृश्य है। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन, तो हमने बोला कि इस पर प्लस में होता है आवेश, इस पर माइनस में होता है। तो आपने बोला कि सर एक माइनस ई है एक प्लस ई है, दोनों कैंसिल, तो आवेश कितना हो गया, 0 हो गया। अब विनाश के बाद देख लिया जाए तो सर युग्म विनाश के पश्चात, युग्म विनाश के पश्चात आवेश, आवेश तो ये कितना होगा, तो ये आवेशहीन कण रहता है, इसके पास कोई आवेश नहीं होगा। तो आपने बोला कि सर प्रारंभिक आवेश अंतिम आवेश के बराबर आ गए। यहाँ लिख सकते हैं कि जो प्रारंभिक आवेश है, प्रारंभिक आवेश ये अंतिम आवेश के समान है,
अंतिम आवेश, अतः यह है आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है या पुष्टि करता है। इसके आगे इधर लिख ले रहे हैं, अतः यह है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। पालन मतलब पुष्टि, पालन करता है। तो इसको लिख लेंगे आप लोग, यहां से लेकर यहां तक, इसके पश्चात सबसे अंतिम में ये आपको लिखना है, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लिख लिए होंगे। तो जहां भी आए युग में विनाश, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि कोई दो पिंड जो है, दो एलिमेंट जो है एक दूसरे से टकराकर अपना विनाश किया है, अपने आप को नष्ट किया है, और नष्ट करने के पश्चात तरंग के रूप में गामा किरण का उत्पत्ति हुआ है। तो इस प्रकार पहले भी आवेश शून्य था और बाद में भी आवेश शून्य है, मतलब दोनों आवेश बराबर, अतः यह आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है या पुष्टि करता है। चलिए तो 4 नंबर में देखते हैं, युग्म उत्पादन, पेयर प्रोडक्शन कहते हैं। यह जो है युग्म विनाश का एकदम विपरीत प्रक्रिया है। चार नंबर में देखा जाए, 4 नंबर पॉइंट में, युग्म उत्पादन, युग्म उत्पादन इसको बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन मतलब समझ में आ गया होगा कि यहाँ किसी भी पिंड का उत्पत्ति हुआ है, और उत्पत्ति किसमें हुआ है, युग्म में हुआ है। युग्म मतलब जोड़ा में, मतलब कोई दो एलिमेंट उत्पन्न हुआ है। तो यह जो हमने अभी पहले लिया था, क्लियर है, पहले हमने क्या लिया था कि एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन जब एक दूसरे से टकराता है तो गामा किरण का उत्पत्ति होता है। अब हम क्या करने वाले हैं कि गामा किरण को किसी भारी नाभिक पर आघात करेंगे, किसी हेवी एलिमेंट पर आघात करेंगे, और जब वह उस हेवी एलिमेंट से टकराएगा तो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन को उत्पन्न करेगा, और दोनों कंडीशन में युग्म उत्पाद के पूर्व और बाद में दोनों स्थिति में आवेश का जो मात्रा होगा वह समान होगा। तो देखा जाए, लिखेंगे यह है युग्म विनाश का चलिए तो समझते हैं युग्म उत्पादन। तो युग्म उत्पादन मतलब हम किसी पिंड का उत्पादन कर रहे हैं, किसी एलिमेंट का उत्पादन कर रहे हैं, और वह भी किस में, युग्म में जुड़ा है। तो पहले पढ़ते हैं इसको, कह रहा है कि यह है युग्म विनाश की विपरीत प्रक्रिया है। क्यों? क्योंकि वहां पर विनाश होता था, यहाँ पर उत्पादन होता है। वहां पर युग्म में विनाश होता था, यहाँ युग्म में उत्पादन होता है। कह रहा है इसमें जब कोई गामा किरण, याद रखेंगे, गामा किरण किसी भारी नाभिक पर, हैवी एलिमेंट, तो यहाँ पे देखिए हमने गामा किरण लिया है और एक हैवी एलिमेंट प्लेटिनम हमने लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। भारी नाभिक पर आपतित होता है, आपतित मतलब आघात कराया जाता है, तो यह गामा नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है,
जिसके फलस्वरूप एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसका अर्थ ये है कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास ये प्लैटिनम है या कोई भी हैवी एलिमेंट है और इस पर अगर गामा किरण आपतित कराया जाए तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का उत्पत्ति होगा, जिसको हम लोग युग्म उत्पादन के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर दो एलिमेंट का उत्पत्ति हुआ है, युग्म में हुआ है, इसीलिए इसका नाम है युग्म उत्पादन। अब हम देखते हैं कि सर युग्म उत्पादन के पहले आवेश कितना था और युग्म उत्पादन के बाद कितना आवेश है। तो यहाँ पर लिखेंगे युग्म उत्पादन के पूर्व आवेश। तो आपने क्या पढ़ा था कि किसी भी आइसोलेटेड पार्टिकल पर जो आवेश होता है वो 0 होता है। तो आपने बोला सर ये तो आवेश ही पहले से है और इस पर देखिए किसी भी प्रकार का प्लस और माइनस नहीं है। क्लियर है? क्यों नहीं है? क्योंकि यह आइसोलेटेड पार्टिकल है और हम बता चुके हैं कि कोई भी पिंड उठाइएगा और पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि आवेशहीन है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। तो इस पर भी हम 0 ले रहे हैं, तो ये टोटली कितना हो गया? 0 हो गया। इसके बाद युग्म उत्पादन के पश्चात आवेश कितना होगा? तो आपने बोला कि सर एक इलेक्ट्रॉन है तो माइनस ई, एक पॉजिट्रॉन है तो प्लस ई, दोनों कैंसिल, कितना? 0। तो युग्म उत्पादन के पहले भी आवेश 0 और युग्म उत्पादन के पश्चात भी आवेश 0। तो इस स्थिति में प्रारंभिक आवेश जो है ये अंतिम आवेश के बराबर है, अतः यह है आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। यहाँ पे लिखते हैं अतः यह क्रिया आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो आप इसको लिख लेंगे। जब भी आवेश संरक्षण का सिद्धांत पूछा जाए तो आप देखेंगे कि अभिक्रिया के पहले आवेश कितना था और अभिक्रिया के बाद कितना है। अगर दोनों बराबर है, पहले और बाद वाला, तो यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। अगर दोनों का इलेक्ट्रॉन आपस में बराबर नहीं है तो यह आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन नहीं करेगा। ओके, और ऐसा जनरली होता नहीं है, जितने इलेक्ट्रॉन पहले रहेगा उतना अभिक्रिया के बाद में भी रहता है। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए किस तरीके से इलेक्ट्रॉन को बैलेंस किया जाता है। लिख लिया जाए इसको। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। अतः जितना आपने यह पढ़ा ये सारा आवेश संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण है। ओके, तो आप इस उदाहरण में किसी को ले सकते हैं। एक चीज और, हम डायरेक्ट ये युग्म उत्पादन के बाद ये लाइन लिख सकते थे और ये लिख सकते थे। आपको समझाने के लिए इतना इसको बढ़ाया गया है। अगर परीक्षा में कहता है कि आवेश संरक्षण के सिद्धांत का उदाहरण दे, तो पांचों उदाहरण में ये 5 तक है, ये 5 का आपने 4 देखा, तो आप किसी को लिख सकते हैं। ओके, तो ये जानकारी के लिए हमने आपको इतना बताया है। आप किसी का प्रयोग कर सकते हैं, किसी को उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। चलिए, तो इसको हटाते हैं। इसके बाद एक नोट लिखने वाले हैं। वो नोट क्या है थोड़ा समझते हैं। पॉजिट्रॉन के बारे में बताना है। पॉजिट्रॉन क्या है? तो एम्प्टी पार्टिकल कहा जाता है। एम्प्टी पार्टिकल मतलब आपके जैसा ऐसा कोई कण जो आपके जैसा सारा गुण को अपने पास रखता है, उसको एंटी पार्टिकल कहा जाता है। तो यहाँ पर पॉजिट्रॉन का जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, लेकिन वह क्या होगा?
धनावेशित होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होगा और पॉजिट्रॉन धनावेशित। तो यहाँ लिखते हैं, 2 नोट लेंगे, 5 नंबर पॉइंट समाप्त हो गया। नोट 1, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण एंटी पार्टिकल प्रतिकण है जो आवेश में E बराबर +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, आता है। इसका सारा गुण इलेक्ट्रॉन के समान होता है। ओके, तो पॉजिट्रॉन पे चार्ज कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन के बराबर, लेकिन ये प्लस में होगा और सारा गुण जो होगा इलेक्ट्रॉन के समान। अब एक और नोट देखते हैं, आपने पढ़ा है कि सबसे छोटा कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है, लेकिन आगे जब पढ़िएगा 12 के बाद आगे हायर एजुकेशन में, तो आपको मालूम होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी कंस्टिट्यूट पार्टिकल होता है, जिसको संघटक तत्व कहते हैं। मतलब प्रोटॉन भी किसी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है और न्यूट्रॉन भी किसी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको क्वार्क कहा जाता है। क्लियर है? तो सर पढ़ते क्यों नहीं है? तो कारण ये है कि वह जो क्वार्क होता है, जो मात्रक होता है, वो एग्जिट नहीं करता है, मतलब मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मुक्त अवस्था में पाया जाता है, उस पर वह आवेश मुक्त अवस्था में नहीं रहता, वह बहुत सारे आवेशों को मिलाकर बनाया जाता है। तो लिखेंगे कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के संघटक कण होते हैं, जिसे क्वार्क के, इसको इंग्लिश में लिख दे रहे हैं, क्वार्क के नाम से जाना जाता है। ये कितना होता है? तो ये होता है E/3 प्लस में -E/3, इसके बाद +2E/3 और -2E/3। और ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, इसलिए हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते। क्लियर है? प्रोटॉन को तोड़ ही नहीं सकते, न्यूट्रॉन को तोड़ ही नहीं सकते, लेकिन इसका भी छोटा छोटा कण है, जो आधुनिक डिस्कवरी में नए जो प्रयोग हो रहे हैं उसमें ये मालूम चला है। तो इसको पढ़ना नहीं है, अभी आपको जानकारी के लिए बता दिया गया है, जब हायर एजुकेशन में जाइएगा तो ये आपको मिलेगा। ओके, इसको अप क्वार्क बोलते हैं, डाउन क्वार्क बोलते हैं। तो अप क्वार्क और डाउन क्वार्क को मिलाकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना हुआ है। कोई पूछेगा इसका यूज क्यों नहीं करते हैं, तो आप बोलेंगे कि यह मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है, इसलिए इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। लिख लीजिए इसको। चलिए, तो आपने लिख लिया होगा। तो ये जो हमारा क्लास 7 है, ये अभी क्लास 1 से क्लास 7 तक जो भी हमने पढ़ा, ये आवेश के परिचय के बारे में हमने पढ़ा।
ऑल ऑफ दिस आर द इंट्रोडक्शन ऑफ चार्ज। ये जितना भी हमने पढ़ा ये सारा चार्ज का इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग अंदर चैप्टर में एंट्री नहीं किए हैं, ये चैप्टर का ही पार्ट है लेकिन चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। अब यहाँ से जो आगे हम पढ़ेंगे वो हमारा चार्ज का एप्लीकेशन होगा, प्रयोग होगा, उपयोग होगा कि किस प्रकार से आवेश काम करता है, इसका क्या एप्लीकेशंस वगैरह है, इसको पढ़ेंगे। तो इसके पश्चात अगले क्लास में इससे संबंधित जो आपने क्लास 1 से क्लास 7 तक पढ़ा तो इससे संबंधित जो न्यूमेरिकल्स है उसको बताया जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और उसके बाद आगे चैप्टर को कंटिन्यू किया जाएगा। तो आपका काम है कि क्लास 1 से क्लास 7 तक सही तरीके से वीडियो को देखें, समझे, नहीं समझ में आए आप फोन करके पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे अपना मैसेज डाल सकते हैं, क्लियर है। और सारा कंफ्यूजन दूर होने के पश्चात क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर इसको लिखे या नहीं लिखे, तो ध्यान देंगे बाबू, आप जब भी पढ़ें एक ही क्लास पढ़ें, उसको सीरियस वे में पढ़ें, उसको इस तरीके से पढ़िए जैसे आप क्लास में पढ़ते हैं, क्योंकि लॉकडाउन कब खुलेगा कोई नहीं जानता है, कितना समय मिलेगा पढ़ने के लिए कोई नहीं जानता है। तो अगर आपके पास सुविधा है, आपके पास मोबाइल है, तो आप घर पर बैठकर अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं और अपने नोट्स को घर पर तैयार कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो उसको बाय फोन या व्हाट्सएप पर भेजकर आप पूछ सकते हैं, ओके। और बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे हैं, उनको अभी भी जानकारी नहीं है कि हमने यूट्यूब पर ये डाला है। तो आपके साथ जितने भी आपके मित्र होंगे पढ़ने वाले, आप सबको शेयर कीजिएगा, उनसे बताइएगा कि लिंक ये है, आप उस पर पढ़ सकते हैं, ओके। तो चलिए आज के लिए धन्यवाद, बाकी अगले क्लास में।